ब्लूबेड नेक्स्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड रखा है जिसमें जितेंद्र जी अवेलेबल हैं। तो मोस्टली जो हमारी यूट्यूब चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे क्वेरी आ रही है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सर मोस्ट वेलकम। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा पब्लिक की तरफ से कि आजकल कौन सी ट्रेंडिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और या वीज़ा ले सकते हैं। आप उन कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताएँ। जैसे कि अभी आपने ट्रेंड देखा होगा, हम लास्ट काफी ईयर से टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रेंड हमेशा चेंज होते हैं, बिल्कुल। कभी भी ट्रेंड एक जैसा रहता नहीं है। तो ट्रेंड को मैं जो जस्टिफाई करता हूँ या उसकी मैं एक आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आंसर दूं ट्रेंड का, तो वो होता है कि जब एम्बेसी ने वीजास ओपन किए हुए हैं कि कोई भी आ रहा है तो थोड़ी बहुत वीक प्रोफाइल है तो उसको वीजास मिल रहे हैं, तो उसको हम ट्रेंड का नाम देते हैं। बट टूरिस्ट वीजा कभी बंद नहीं होते किसी भी कंट्री में। तो ये कंफ्यूजन है काफी लोगों में कि न्यूजीलैंड का वीजा बंद हो गया। एक टाइम था जब ट्रेंड था, तो ट्रेंड के टाइम पे ये था कि उस टाइम वीक प्रोफाइल को वीजा मिल रहे थे, तो उसको हम ट्रेंड बोलेंगे। लेकिन वीजा क्लोज नहीं होता कभी भी। तो न्यूजीलैंड के वीजास आज भी आ रहे हैं, आज साउथ कोरिया के वीजास भी आ रहे हैं, बट एक ट्रेंड था साउथ कोरिया का। सेम उसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं, सेम शेंगन की सेम जो थी कनाडा में भी थी। तो ट्रेंड है कि वीजा सक्सेस रेट हाई चली गई, एम्बेसी वीजा ऑफिसर वीक प्रोफाइल को भी वीजा दे रहा है, तो उसको हम ट्रेंड बोल देते हैं। तो आज की डेट में ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है किसी भी कंट्री में, जो कि क्लियर है। बट ये कह सकते हैं कि जो अच्छी प्रोफाइल्स है उनको वीजास मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं तो हम प्रोफाइल पे ही थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की प्रोफाइल एक पर्सन को लगानी चाहिए जिससे उसका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ सके? आप किन प्रोफाइल्स को कंसिडर करोगे? प्रोफाइल्स को भी लेके यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाएं। जब आप टूरिस्ट वीजा कैटेगरी में अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं वो रिक्वायरमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट की होती है। वो आपको ये नहीं बताएंगे आपने फंड कितना शो करना है, वो नहीं बताएंगे कि आपकी आईटीआर कितनी होनी चाहिए, ये चीजें वो कभी नहीं बताते हैं। तो वो सिंपल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है कि यदि तो आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप डिपॉजिट कर दो, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि सैलरी कितनी होनी चाहिए कि जिसको वो जस्टिफाई करें कि वीजा दे। तो टूरिस्ट वीजा में ये कभी नहीं मिलता। स्टूडेंट वीजा की एक गाइडलाइन होती है, वर्क वीजा की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, बाकी पीआर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सेट की होती है। तो बट टूरिस्ट वीजा में ऐसा नहीं होता। तो प्रोफाइल को देख के ये चीज हम अंदाजा एक लगा सकते हैं जो हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन जा रही है। तो मेरा मानना है कि हर पर्सन की प्रोफाइल एक इस तरीके से बिल्ड होनी चाहिए कि वो उसके बाद किसी भी कंट्री में प्रोफाइल जो है अपनी सबमिट कर सके और वीजा उसको मिल सके। तो उसके लिए कि उसकी सैलरी एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे हो, कि एक अच्छी सैलरी हम मानते हैं कि यदि किसी की मंथली इनकम 40 से 45 हजार है तो वो किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकता है। और यदि उसकी आईटीआर यदि 4.5-5 लाख के आसपास पर ईयर की जा रही है, कैलकुलेशन सेम ही है। वो जो हम 40 हजार मंथली कह रहे हैं तो बात करेंगे तो ईयर का वो 4,80,000 बनेगा, 4,80,000 रुपया बना, तो आईटीआर भी उसके साथ ही मैच हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल हम मान सकते हैं ये इनकम है, और उसके साथ आईटीआर भी साथ मैच हो गई। उसके फैमिली टाइज होने चाहिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर को हमने सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी है कि जो पर्सन वीजा अप्लाई कर रहा है टूरिस्ट वीजा के लिए, एक तो वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए जा रहा हो, सेकंड वो वहां से जाके वापस आए। ये दो चीजें प्रूव हो रही हैं तो वीजा मिल रहा है। बिल्कुल। जैसे कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन है तो मोस्टली मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि वो एम्प्लॉयड है, जॉब कर रहे हैं और इतने वेजेस नहीं मिलते उनको। तो क्या मतलब वो वीज़ा ले सकते हैं? मतलब उन्हें अपनी प्रोफाइल में क्या ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए कि उनकी इनकम भी मतलब उस हिसाब से वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर रही हो? इसका बड़ा सिंपल आंसर है। अब मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी आ रही है 25 हजार रुपया, बट मेरे घर के खर्चे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक अलग से कोई इनकम सोर्स जनरेट करूंगा कि कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करूं, या कोई साथ में छोटा मोटा कोई बिजनेस ऐड करूं, या ऑनलाइन कोई इनकम के सोर्स जनरेट करूं कि जिससे मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। तो सेम है, हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनसे तो नहीं कह सकते कि मेरे को वीजा चाहिए तो अभी क्या है कि आप 40 से 45 हजार मेरे अकाउंट में डालो कि मुझे वीजा चाहिए, आप मेरी सैलरी बढ़ा दो। वो सैलरी तो मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी, बट मैं साथ में एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ। मेनली आप एडिशनल
इनकम के लिए यस सजेशन दे यस रहे हैं, यस यस दैट्स गुड। कि उसमें वो फ्रीलांसर दिखाए, वो इंसेंटिव पार्ट भी उसका हो सकता है, वो उसका बिजनेस भी हो सकता है, ट्यूशन इनकम हो सकती है, तो ऐसा कोई भी। बट यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि जो आप ऐड कर रहे हो तो उसके प्रूफ भी आपके पास हो। बिल्कुल बिल्कुल, जेन्युइन प्रोफाइल पे वीज़ाज बहुत अच्छे मिलते हैं। डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे बिजनेस पर्सन के लिए आपके लिए क्या राय रहेगी कि उसे करंट अकाउंट खोलना चाहिए या जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसे अपनी प्रोफाइल को प्रूफ करने के लिए? बिल्कुल। अब इसमें एक सिंपल सा आंसर है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस वीजा के लिए तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बिजनेस हम कर रहे हैं कि हमारा इनकम सोर्स है। जी। अब जब बिजनेस करेंगे तो हम इंडिया में हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स ये कहता है कि यदि मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं अकेला बिजनेसमैन हूँ और मेरे साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो मैं अपने सेविंग अकाउंट को, यानी जो मेरा पर्सनल पैन कार्ड है, उसके बिहाफ पे मैं बिजनेस कर सकता हूँ। कि वो एलिजिबल है। एलिजिबल है, उसको करंट अकाउंट नहीं चाहिए। ठीक है। बट करंट अकाउंट क्यों होता है? करंट अकाउंट होता है कि आप अपनी सेविंग इनकम को, जो आपकी अलग से कोई इनकम आ रही है, आपने एडिशनल इनकम चूज की हुई है, उसके अलावा आप बिजनेस को, दोनों को सेपरेट दिखा सके, तो इसलिए हम करंट अकाउंट अलग से ओपन होता है कि आप बिजनेस की जो भी इनकम आ रही है एक अकाउंट में आपकी चल रही है, तो आपको वो जस्टिफाई करती है कि यहाँ पे जितनी भी पेमेंट आ रही है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ और नहीं है। तो वीजा अफसर को भी सेम डिस्क्राइब करने में इजी हो जाता है यदि करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट होने का बेनिफिट ये है कि आप इजीली अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सकते हो, आप उसके प्रूफ ऐसे लगा सकते हो कि मेरा बिजनेस ओरिजिनल है, जेन्युइन है, मैंने वीजा लेने के लिए जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं करवाया हुआ है। कि काफी लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लिया और बाकी कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बट यदि किसी का ऐसा है कि खाली बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बट उसके पास करंट अकाउंट नहीं है, बट उसकी सेविंग में फिर वो पेमेंट्स दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल। अब सेविंग में भी पेमेंट नहीं आ रही है, करंट अकाउंट में भी नहीं है, बस बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है उसमें जीएसटी जरूरी है कि जीएसटी होनी चाहिए या बिना जीएसटी के भी चल जाता है काम? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये भी हम बात वही करेंगे कि वीजा के लिए बिजनेस नहीं है, वो उसके इनकम सोर्स है, उसे इंडियन रूल्स फॉलो करने हैं। तो इंडिया के जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी सिर्फ उसी को चाहिए जो जीएसटी के अंडर आते हैं। अब काफी बिजनेस है जो जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं, तो उनको जीएसटी नहीं चाहिए। सेकंड, उनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर जा रहा है, तब जाके उनको जीएसटी चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। अब कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं जाता, उनका टर्नओवर कम रहता है, तो उनको जीएसटी नहीं चाहिए। तो जीएसटी रिक्वायरमेंट एक, आप कह सकते हो कि टैक्सेशन का पार्ट है, तो उसमें वीजा का कोई पार्ट नहीं है, बट जीएसटी किसी के पास है तो लगा सकता है। तो एमएसएमई बेस पे स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे वीजास मिलते हैं, जीएसटी होना कोई जरूरी नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि जीएसटी होना ज़रूरी नहीं है। अब हम अपने हरियाणा पंजाब वाली साइड पे आते हैं। आपको पता है यहाँ पे मोस्टली पर्सन एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या एग्रीकल्चर करने वाला पर्सन वीज़ा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाओ, एग्रीकल्चर तो हर जगह पे है। अब वीजा अफसर को भी पता है कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस ही, एक तरीके का इनकम सोर्स है। वीजा अफसर को इनकम चाहिए, वो आपके एग्रीकल्चर पार्ट से हो सकती है, वो डेयरी फार्मिंग हो सकती है, जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब एग्रीकल्चर फील्ड बहुत वास्ट है। अब खाली सिंपल ये नहीं है कि वहाँ पे खेती हो रही है, 2-3 फसल है वही हो रही है, इसके अलावा आजकल पॉली हाउस बनाए हुए हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कई उसमें इनकम सोर्स जनरेट किए हुए हैं, एडवांस हो चुकी है। बट मेन यही है कि अभी एग्रीकल्चर तो है, हमारे पास फर्द है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास है, बट उन डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इनकम कैसे कैसे आ रही है, उसके प्रूफ होने चाहिए। लाइक अभी मैं फसल बेच रहा हूँ, तो फसल जब बेचूंगा तो उसकी रिसिप्ट्स आएंगी, वो मेरे नाम पे हो। अब इसके अलावा मेरा कोई पॉली हाउस है, तो मैं उसमें से जो फसल उठा रहा हूँ, जहाँ पे प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट मंडी में बेच रहा हूँ, तो उसकी रिसिप्ट मेरे पास होनी चाहिए। तो इसके अलावा यदि मेरी किसी के साथ डील हो रही है उसके रिगार्डिंग, जो मेरे एक्सपेंस आ रहे हैं, जैसे मैंने पेस्टिसाइड लेके आया हूँ, तो पेस्टिसाइड के बिल्स रख लूँ अपने पास, तो ये एक प्रूफ करता है कि मैं जेन्युइन एप्लीकेंट हूँ। क्योंकि ये सब हमें इसलिए चाहिए कि हम ये प्रूव कर सके कि मैं एक जेन्युइन एप्लीकेंट हूँ और मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो ये उसी का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सब, मतलब जो खेत होते हैं वो मोस्टली मेरे ही नाम पे हो, है ना, मोस्टली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फादर के नाम पे होता है, तो क्या मैं फिर भी एग्रीकल्चर प्रोफाइल बेस पे वीज़ा लगा सकते हैं?
तो इसका जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है उसी के नाम पे हो। एग्रीकल्चर डिफरेंट पर्सन के नाम पे हो सकती है। ये हम फर्द की बात कर रहे हैं। जैसे जमीन है तो वो पेरेंट्स के नाम है या ग्रैंड पेरेंट्स के नाम है तो वो चलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल हम ठेके पे भी देते हैं, लीज एग्रीमेंट बनते हैं। तो जो लीज पे ले रहा है वो भी तो इनकम कर रहा है, तो वो उसके नाम पे नहीं है। बट जब आप फसल बेचोगे तो जिसने फसल उगाई है वो बेचने जाएगा तो वो उसके नाम पे होगी, यानी जो जे फॉर्म है वो उसके नाम होने चाहिए। फर्द उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के नाम हो, चाहे वो पड़ोसी के नाम ही क्यों नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे फॉर्म उसके नाम होने चाहिए। सही बात है। जैसे कि अब ट्रेंड देखा जाए कि आज का जो यूथ है ना वो बहुत ही एनर्जेटिक है कि उसे बाहर घूमने जाना है, तो हमारी वीज़ा के लिए कोई एज क्राइटेरिया भी है कि भाई इतना एज वाला ही वीज़ा ले सकता है, ऐसा भी कुछ है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जितनी भी एम्बेसीज हैं उन्होंने अपनी वीजा रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बताई हुई है, लेकिन कहीं ये नहीं बताया कि ये हमारा स्केल है जहाँ पे हम वीजा देने वाले हैं। और उस स्केल में किसी भी कंट्री ने ये नहीं लिखा कि हम सिंगल को वीजा नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज वो लिख ही नहीं सकते। अब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैरिज नहीं करते, तो सेम इंडिया में अभी किसी ने मैरिज नहीं किया, उसके दोनों रीजन हो सकते हैं, या तो उसकी एज नहीं हुई है या फिर उसने डिसीजन ही नहीं ले लिया। तो ये एक रीजन नहीं हो सकता कि उसका वीजा नहीं आएगा। वीजा आना है उसके टाइज के साथ, कि उसका इनकम टाइज कितने हैं, उसके फैमिली टाइज कितने हैं, ये सब प्रूव करेंगे कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। यदि एक एप्लीकेंट ये प्रूव कर सकता है कि वो वापस आने वाला है, तो चाहे वो सिंगल है चाहे मैरिड है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैं इसके साथ में, पूरी फैमिली को इकट्ठा वीज़ा लगाना चाहिए या सोलो ट्रैवल करना चाहिए? ये टोटली फिर वहीं पे आएगा कि जो हमारे एक्सपेंस होने वाले हैं, क्या मैं वो बजट अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। मैंने फैमिली के साथ अप्लाई तो कर लिया, लेकिन मेरी इनकम अलाउ करती है या नहीं करती, मेरे फंड्स अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे। अभी मेरी अकेले जब मैं शेंगन में वीजा अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी फंड्स 4 लाख रुपया चाहिए या 5 लाख रुपया चाहिए कंट्री के अकॉर्डिंग। बट मैं फैमिली को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे फंड्स भी ज्यादा होने चाहिए। यदि मेरे पास फंड्स अच्छे हैं और फैमिलीज पूरी कंप्लीट हम लगा रहे हैं और हमारे फैमिली टाइज अच्छे बन रहे हैं, तो पूरी फैमिली भी वीजा ले सकती है। बहुत से एप्लीकेंट हैं जिसका हमने वीजा पूरी फैमिली का करवाया है, बच्चों के भी आए हैं, हस्बैंड वाइफ का भी साथ में आया है, तो वीजा पूरी फैमिली के आते हैं। बट ओवरऑल प्रोफाइल बताती है कि वो फैमिली के साथ लगाए या ना लगाए, उस चीज पे डिपेंड करता है। बट वीजा पूरी फैमिली को मिलते हैं, ऐसी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस एम्बेसीज की तरफ से नहीं है। फॉर एग्जांपल वीज़ा ग्रांट हो जाता है और मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो क्या मुझे इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम आएगी? वो मुझसे पूछ सकते हैं कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, तुम अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्यों नहीं जा रही या किसी और के साथ क्यों नहीं जा रही? ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती यदि है? फैमिली के साथ वीजा लिया हुआ है और ऐसी कोई कंडीशन है कि उस कंट्रीज में जो वीजा होता है, क्या कि वीजा सेपरेट इशू होते हैं अलग अलग पासपोर्ट पे। तो एक पासपोर्ट इशू है तो वहां पे कहीं पे लिखा नहीं है कि साथ में फैमिली का वीजा लगा हुआ है। कुछ कंट्रीज है जैसे साउथ कोरिया क्या करती है, कई बार वीजा जब इशू करती है फैमिली को तो वो साथ में उनका इंडोर्स कर देते हैं कि ये आपके साथ जाने वाले हैं। तो उस केस में तो वो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, यदि वो इंडोर्स हो गया साथ में। नहीं हुआ है तो सेपरेट अकेले अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि फैमिली ने वीजा ले लिया और उसके बाद अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कहीं नहीं आती है। चाहे आप शेंगन यूके, चाहे आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो, यूएस ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको भी ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो, और आगे भी अगर आपके कुछ मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर राउंड में आपके क्वेश्चन ज़रूर लेके आएंगे और सर से आंसर जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।